हेलो फ्रेंड्स, वेलकम पार्ट टू अदर। इससे पहले क्लास में अपन ने पढ़ा था ईसीजी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट अपन ने पढ़े थे। पी वेव को पढ़ा था अपन ने, उसके बाद में पीआर सेगमेंट को पढ़ा था, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को पढ़ा था, एसटी सेगमेंट को पढ़ा था, उसके बाद में अपन ने टी वेव को पढ़ा था। आज भी अपन ओवरऑल इन्हीं चीजों को थोड़ा डिटेल में थोड़ा थोड़ा कंसाइज करके पढ़ेंगे, आप ये मान लो, है ना। टॉपिक का नाम है कॉम्पोनेंट ऑफ ईसीजी। क्या नाम है? कॉम्पोनेंट ऑफ ईसीजी। डिफरेंट डिफरेंट जो टर्मिनोलॉजी आती है, जो डॉक्टर्स यूज करते हैं मेडिकल फील्ड में, आप यूज करोगे तो डायरेक्टली इतना डिटेल थोड़ी पड़ेंगे, एट्रियल डिपोलराइजेशन, वो डिपोलराइजेशन, तो उससे जो भी रिलेटेड टर्मिनोलॉजी आज उनको अपन देखते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी देखते हैं थोड़ा, कि आप लोगों की शिकायत आती है कि बहुत धीरे पढ़ाते हैं, बहुत लंबी क्लासेज है। मेरी क्लासों का 1.5 करके देखो भाई, कंटेंट भी तो बहुत डिटेल का दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ आप मेडिकल के स्टूडेंट होते हैं, एमबीबीएस के बच्चे भी इतना नहीं पढ़ते जितना मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि आप एक बार टाइम देके पढ़ लो, बार बार आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपको। नहीं, ईसीजी पूरी ईसीजी है ना, एक क्लास में भी कंप्लीट कराते हैं। जब हम कोचिंग में भी पढ़ाते हैं तो हार्डली एक क्लास, ज्यादा ज्यादा 2 क्लास में ईसीजी कंप्लीट हो जाती है, जो भी छोटी छोटी क्लास जिसमें आज भी है तो कहानियां सुनाते हैं, बातें करते हैं। ठीक है, तो अपन पढ़ते हैं कॉम्पोनेंट ऑफ ईसीजी, है ना। देखो, ईसीजी में 3 तरह की अपन स्टडी करेंगे, 3 तरह की चीजें अपन पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे अपन वेव होती है ईसीजी में, एक तो होती है वेव। ठीक है, दूसरा पार्ट होता है सेगमेंट का। ठीक है, और लास्ट पार्ट होता है इंटरवल। इनको अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले वेव पढ़ेंगे, कौन कौन सी वेव आपके ईसीजी में होती है। उसके बाद में सेगमेंट पढ़ेंगे, कौन कौन से सेगमेंट अपने ईसीजी में होते हैं। और उसके बाद में कुछ इंटरवल होते हैं, वो अपन पढ़ेंगे। डायरेक्ट ये एग्जाम में पूछ लेते हैं कि ये इंटरवल कौन सा होता है, कितना ड्यूरेशन होता है, तो कंसाइज अपन पढ़ेंगे, क्योंकि आपका बेस तो सब क्लियर हो ही गया। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं वेव ऑफ ईसीजी। क्या पढ़ते हैं? वेव ऑफ ईसीजी। क्या पढ़ते हैं? वेव ऑफ ईसीजी। ईसीजी की वेव के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब सुनो। ईसीजी में 3 तरह की वेव होती है, जैसा आपको पहले से पता है कि ईसीजी में वेव भी 3 तरीके की होती है। ठीक है, आपने पहले देखा था, सबसे पहले आती है पी वेव। सबसे पहले जो वेव आती है वो कौन सी होती है? पी वेव होता है। पी वेव क्या बताता है? पी वेव बताता है एट्रियल डिपोलराइजेशन को बताता है। क्या बताता है? एट्रियल डिपोलराइजेशन को पी वेव बताता है। यदि अपन इसके ड्यूरेशन की बात करें कि कितनी लंबी होती है पी वेव, तो ये भी अपन ने पढ़ा था 0.10 सेकंड के अबाउट होता है ना। अब नियर बाय रेंज लिख सकते हो 0.6 से 1.2 सेकंड, लेकिन आप याद रखो 0.10 सेकंड याद रख लेना, एक एवरेज। ठीक है, एम्पलीट्यूड अपन ने बात करा था। एम्पलीट्यूड अपन ने बात करा था कि इसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो 3.5 mm से कम होगा। कितना होगा? 0.35 mm, सॉरी 0.25 mm से कम होगा। ये इसका क्या होता है? एम्पलीट्यूड होता है। ये कितना पावरफुल होता है ना। ओके, ये अपन ने पढ़ा। नेक्स्ट वेव अपन ने पढ़ी। नेक्स्ट वेव कौन सी आई थी? क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। तो नेक्स्ट वेव आई थी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बारे में जानकारी दे रहा था। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जानकारी देता है वेंट्रिकल सिस्टोल या वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन के बारे में। वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन के बारे में ये जानकारी देता है। ठीक है, कितना ड्यूरेशन होता है इसका? तो इसका ड्यूरेशन भी 0.10 सेकंड ही पड़ा था। यदि अपन इसके एम्पलीट्यूड की बात करें, तो मैंने आपको ये बताया था कि 2 तरह की लीड होती है। एक तो होती है चेस्ट लीड और एक होती है लिम्ब लीड। ठीक है, लिम्ब लीड में जो इसका साइज होता है वो 5 mm से कम या 5 mm होता है, और चेस्ट लीड में इसका साइज होता है वो 10 mm होता है। क्लियर? क्लियर। लास्ट वेव अपन ने देखी थी, 3rd नंबर पे वेव जो देखी थी वो थी आपके टी वेव। और टी वेव आपको पता है क्या जानकारी दे रहा था? ये दे रहा था वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन। वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे रहा था। जो भी टी से स्टार्ट हो रहे थे उनका ड्यूरेशन कितना था? डबल था, मतलब 0.2 सेकंड का, 20 सेकंड का इनका क्या था? ड्यूरेशन था। एम्पलीट्यूड की बात करें तो एम्पलीट्यूड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के सेम था।
क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के सेम था, मतलब कि जो चेस्ट लीड थी वो तो कितनी थी आपके 10 mm से कम, और जो लिम्ब लीड थी वो आपकी कितनी थी 5 mm से कम थी। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड याद करने का तरीका क्या है, पी वेव का आधा होता है और आपका क्यूआरएस और टी वेव का पी वेव से डबल होता है, सेम होता है। ठीक है, बस पी वेव का इनसे आधा कर लेना यदि अपन लिम्ब लीड की बात करते हैं। क्लियर है बात? तो अपन ने तीनों वेव को देखा कि तीनों वेव क्या क्या बताती है। डायरेक्ट ट्यूशन आप जैसे कोचिंग में पढ़ाते हैं तो डायरेक्ट इतना बता देते हैं, डिटेल में नहीं समझाते। ठीक है, कि क्या क्या होता है, किससे क्या होता है, तो डायरेक्ट इतना बता देते हैं। आपको क्वेश्चन हो सकता है यहीं से आ जाए कि पी वेव क्या बताती है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या बताता है, टी वेव क्या बताता है, कितना ड्यूरेशन होता है, कितना एम्पलीट्यूड होता है, ये पूछा जाता है। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं कि वेव तो अपन ने पढ़ ली, अब अपन पढ़ते हैं सेगमेंट। सेगमेंट ऑफ ईसीजी, कि ईसीजी के कौन कौन से सेगमेंट होते हैं उनको देखते हैं। पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि सेगमेंट किसे कहते हैं। जैसे अपन एक ईसीजी बनाते हैं, सपोज एक ईसीजी बना के देखते हैं, ये पी वेव हो गई, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हो गया, उसके बाद में ये टी वेव हो गई। ठीक है, ये पी वेव, ये क्यू, ये आर, ये एस, ये टी वेव। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका कार्डियक साइकिल खत्म मान लो, या यहाँ से आप कह सकते हो कि दोबारा पी वेव आ गई। ठीक है, दोबारा पी वेव आ गई। तो अपन ने यही पढ़ा, यही पढ़ते हैं कि जो भी सेगमेंट जिनमें निडल डिफ्लेक्शन नहीं होता, जिनमें कोई इंपल्स नहीं होते, चाहे ये हो गया, चाहे ये हो गया, ये हो गया, या ये हो गया, इनमें कोई निडल का डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, बल्कि इनमें कोई भी एम्पलीट्यूड नहीं है। ठीक है, कोई एम्पलीट्यूड नहीं है, कोई निडल का इम्पल्स नहीं है, डिफ्लेक्शन नहीं है, और ये जो फेज है वो बहुत इम्पल्स लेस मान लो या स्ट्रेट लाइन होती है, उनको अपन क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। तो अपन बोलते हैं सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ ईसीजी विदाउट, एरिया ऑफ ईसीजी विदाउट नीडल डिफ्लेक्शन। ऐसे एरिया जहां पे नीडल का डिफ्लेक्शन नहीं होता, मतलब कि मिनिमम इंपल्स होते हैं, यहाँ पे कोई इंपल्स नहीं होते, इनको अपन ने क्या बोला, सेगमेंट बोला। इसमें पहला सेगमेंट कौन सा होता है, अपन ने 2-3 सेगमेंट पढ़े थे, पहला सेगमेंट है ये। ठीक है, मतलब कि अपन कह सकते हैं पहला सेगमेंट है आपका पी आर सेगमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पी आर सेगमेंट। ठीक है, पी आर सेगमेंट क्या बताता है, ये अपन ने पहले भी पढ़ा था कि जो पी आर सेगमेंट है वो बताता है एवी कंडक्शन को, क्या बताता है, एवी कंडक्शन को बताता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट अपन ने पीआर सेगमेंट में पढ़ा था कि ये कहां से स्टार्ट हो रहा था, एंड ऑफ पी वेव से स्टार्ट ऑफ क्यू वेव, एंड ऑफ पी वेव टू स्टार्ट ऑफ क्यू वेव। अब ये मत कह देना कि इसका नाम पी क्यू नहीं, क्यों नहीं रखा, तो भाई नहीं रखा तो नहीं रखा, इसको पी आर बोलते हैं, पी क्यू होना चाहिए था, एग्जैक्ट नाम इसका पी क्यू होना चाहिए था, लेकिन इसको पी आर बोलते हैं। ओके, और मैंने ये भी बताया था, ड्यूरेशन की बात करी तो सबका ड्यूरेशन कितना होता है, 0.10 सेकेंड। अब तो इतना याद रखो ना, कितना होता है, 0.10 सेकेंड। अपन यदि दूसरे सेगमेंट की बात करते हैं पीआर के बाद में, दूसरा सेगमेंट कौन सा आता है जिसमें निडल डिफ्लेक्ट नहीं हो रही, वो है एच टी। क्या है, एच टी सेगमेंट है ना, एच टी सेगमेंट। और एच टी सेगमेंट आपको क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, एच टी सेगमेंट अपन को इन्फॉर्मेशन देता है किसके बारे में, प्लेटो फेज के बारे में, प्लेटो फेज। अब प्लेटो फेज क्या होता है ये मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ। ठीक है, उसकी जानकारी अपन को देता है एच टी सेगमेंट। स्टार्ट कहां से होता है, एंड ऑफ एस वेव टू स्टार्ट ऑफ टी वेव, मतलब एस वेव का एंड और टी वेव की स्टार्टिंग है, इसके बीच का जो टाइम है वो क्या है, एच टी सेगमेंट होता है। ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, एच टी सेगमेंट बोलते हैं। और इसमें कितना टाइम है भाई, टी से स्टार्ट नहीं है ना, टी आ रहा है लेकिन स्टार्ट टी से नहीं है, मतलब कि इसमें भी 0.10 सेकेंड का क्या लगता है, टाइम लगता है। क्लियर? अब ये भी याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई थी मैंने कि एच टी सेगमेंट यदि
एलिवेट होता है, देखो जब आप मैं आपको मेडिसिन पढ़ाऊंगा तब आपको डिटेल में पूरा बताऊंगा, लेकिन यदि एलिवेट होता है इसका मतलब मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है जिसमें हार्ट अटैक आ गया। अब एक बार इन्फ्राक्ट, एक बार वहां के टिश्यू डैमेज हो गए तो वो दोबारा ठीक नहीं होते, तो ऐसा भी कहा जाता है कि एक बार डैमेज हो गए ना टिश्यू पूरी जिंदगी रहता है स्टेरविश। दूसरा होता है आपका, ये तो एम आई हो गया, कि डिप्रेशन है। डिप्रेशन का मतलब क्या होता है कि वहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही है तो वहां पे इस्चेमिया हो रहा है। तो कहते हैं कि यदि 6-7 मिनट ये इस्चेमिया मेंटेन रहा ना तो वहां पे एम आई हो जाता है जो कभी ठीक नहीं होता। ठीक है, इस्चेमिया यदि आपने तुरंत भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, रुक गए, आराम कर लिया, दवा ले ली और ठीक कर लिया 5-7 मिनट में तो ठीक है, नहीं वो एम आई में कन्वर्ट हो जाता है, वहां पे टिश्यू डैमेज हो जाएंगे, फिर वो कभी ठीक नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये होता है एस टी सेगमेंट। यदि एस टी सेगमेंट एलिवेट हो रहा है मतलब कि आपकी क्या है, एम आई है। कितना एलिवेट हो रहा है, यदि चेस्ट लीड में मोर देन 1 mm, सॉरी 2 mm, और लिम्ब लीड में मोर देन 1 mm हो रहा है, ये 2 है ना, याद रखना ये 2 mm है। एक मिनट, ये थोड़ा इससे इरेज प्रॉब्लम करता है, ये आपका 2 mm है। एक मिनट, एक मिनट यार, सॉरी। अगर टच होते ही आ जाता है ना, 2 mm है ना, अब भी बुरा लगना, ब्रैकेट में लिख दो 2 mm है ना, 2 mm से जाता है एवरेज अपन बोले, यदि इन दोनों का कुछ नहीं तो मोर देन 4.5 mm से ज्यादा जाता है तो अपन उसको क्या बोलते हैं, एम आई है। इस्चेमिया का बोलेंगे यदि डिप्रेशन 0.5 mm से ज्यादा है तो। ओके, ये एस टी सेगमेंट हो गया। एस टी सेगमेंट के बाद में ड्यूरेशन बताई दिया मैंने, एम्पलीट्यूड इसका होता नहीं, जीरो है एस टी सेगमेंट। तीसरा देखते हैं जहाँ पे निडल वो नहीं हो रही, डिफ्लेक्ट नहीं हो रही, तीसरा सेगमेंट देखते हैं, वो तो आपका टीपी सेगमेंट। कौन सा है, टीपी सेगमेंट। क्या होता है टीपी सेगमेंट, इसको समझो। जो आपका ये एरिया है टी के बाद में स्टार्ट होता है और पी तक है, जिसमें रेस्ट करता है हार्ट, पूरा साइकिल खत्म हो जाता है वेंट्रिकल डायस्टोल के बाद में, और अगला साइकिल स्टार्ट होता है, उसके बीच का जो टाइम होता है उसको क्या बोलते हैं, टीपी सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये रेस्ट करने का टाइम होता है, हार्ट का क्या होता है, रेस्ट करने का टाइम होता है। ठीक है, और ये क्या काम आता है, मेन क्या काम आता है इसको समझो ना। पहले तो लिखो रेस्टिंग स्टेज ऑफ ईसीजी, ये ईसीजी का रेस्टिंग स्टेज होता है, लेकिन नो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिकल कंडक्शन नहीं होता, कोई भी इम्पल्स है वो ट्रांसमिट नहीं होता, नो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, है ना। स्टार्ट कब से होता है, एंड ऑफ टी वेव से, वेव टू स्टार्ट ऑफ पी वेव, टी वेव के एंड से, तो पी वेव के स्टार्ट होने से पहले और टी वेव के एंड के बाद में ये स्टार्ट होता है। अब मेन काम क्या है, टीपी सेगमेंट क्यों इंपॉर्टेंट होता है, देखो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिकल कंडक्शन नहीं होता। आप एम्पलीट्यूड अपन ने जगह जगह बात करा कि इसका एम्पलीट्यूड इतना है, इसका एम्पलीट्यूड इतना है ना। अपन जैसे पी वेव का एम्पलीट्यूड देखा तो 2.5 mm है। ठीक है, तो ये एम्पलीट्यूड किससे मेजर कर रहे हो भाई, ये ऊपर हो रहा है तो किस लाइन से मेजर कर रहे हो, इस लाइन से मेजर कर रहे हो क्या, नहीं, ये अपनी जो ये वाली लाइन होती है ना, यहाँ कोई इलेक्ट्रिकल कंडक्शन नहीं है, इसलिए इस लाइन को अपन बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिकल लाइन, आइसो इलेक्ट्रिकल लाइन, है ना। या इसको बोलते हैं बेस लाइन, क्या बोलते हैं, बेस लाइन बोलते हैं। मतलब कि जो भी आप एम्पलीट्यूड मेजर करोगे ना वो इससे मेजर करोगे। यहाँ पे अपन 0 मिलीवोल्ट, एक्चुअल 0 मिलीवोल्ट यहाँ पे मानते हैं, है ना। तो लिख सकते हैं टीपी सेगमेंट कंसिडर एज आइसो इलेक्ट्रिकल लाइन या बेस लाइन, क्योंकि एक्चुअल 0 मिलीवोल्ट यहीं पे होता है। ठीक है, तो लिख सकते हैं ऑल एम्पलीट्यूड मेजर विद
रेफरेंस ऑफ टीपी सेगमेंट, सारे टीपी सेगमेंट होता है आइसोइलेक्ट्रिकल लाइन है, उसी से रेफरेंस से देखते हैं कितना ऊपर है कितना नीचे है। तो इस तरह से अपन ने पहले वेव पढ़ी, उसके बाद अपन ने सारे सेगमेंट है उनको अपन ने क्लियर करा। ओके ओके, अब इसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट आता है इंटरवल ऑफ ईसीजी। क्या देखते हैं? ईसीजी इंटरवल या इंटरवल ऑफ ईसीजी, और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन आपको अब कोई दिक्कत नहीं आएगी इनको समझने के लिए ना। इंटरवल ऑफ ईसीजी। ओके, देखो अपन मेजरली यहाँ पे तीन तरह के इंटरवल पढ़ेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंटरवल से क्वेश्चन आता है। ये तो अपन पढ़े पीआर इंटरवल। इंटरवल थोड़े अलग होते हैं, सेगमेंट और इंटरवल में कंफ्यूज मत होना, है ना। सेगमेंट छोटे होते हैं, इंटरवल तो ग्रुप होते हैं, है ना। ये तो पीआर इंटरवल होता है। एक होता है आपका क्यूटी इंटरवल, एक होता है क्यूटी इंटरवल होता है, और एक होता है आपका आरआर इंटरवल, है ना। इजी है, बस समझते जाना आप, ना, और रिवीजन की जरूरत है। सबसे पहला इंटरवल अपन देखते हैं वो है पीआर इंटरवल। कौन सा है? पीआर इंटरवल। क्या होता है इसको समझो। देखो पीआर इंटरवल क्या होता है समझना, कहां से कहां तक का होता है इसको समझना। अपन इससे पहले इसको समझने के लिए इससे पहले एक बार अपन एक नॉर्मल ईसीजी ड्रॉ करते हैं। सपोज करो ये पी वेव आ गई, उसके बाद में ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आ गया, उसके बाद में ये टी वेव आ गई, ठीक है। फिर दोबारा ये पी वेव आ गई, ठीक है। दो ईसीजी बना रहा हूं मैं। ये पी वेव आ गई, ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आ गया, और ये टी वेव आ गई, ठीक है। नाम लिख देता हूँ, पी क्यू आर एस टी, फिर पी क्यू आर एस टी, ठीक है। ये अपनी एक ईसीजी हो गई। अब सुनो पीआर इंटरवल में क्या क्या आता है। पीआर इंटरवल क्या है? स्टार्ट ऑफ पी वेव, ये पी वेव से स्टार्ट होगा, पी वेव स्टार्टिंग, है ना। पी वेव का इनिशिएशन होता है, स्टार्टिंग ऑफ पी वेव से स्टार्ट होता है, तो इससे लेकर कहां तक? स्टार्ट ऑफ क्यू वेव तक, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं पीआर इंटरवल। मतलब अब मैं एक आइडिया अपन देखे तो कहां से कहां तक हुआ ये पी वेव से स्टार्ट हुआ है, पी वेव से स्टार्ट हुआ है और क्यू वेव पे खत्म हो गया, इसको अपन बोलेंगे पीआर इंटरवल, ठीक है। स्टार्ट ऑफ पी वेव, स्टार्टिंग पी वेव स्टार्ट से स्टार्ट हुआ है, एंड कहां तक? स्टार्ट ऑफ क्यू वेव तक। मतलब इसके अंदर क्या क्या आ गया? पी वेव की स्टार्टिंग आई है, मतलब पी वेव आ गई एक तो, मतलब इसके अंदर अपन देखें तो ये तो पी वेव आ गई, और क्या गया इसके अंदर? आ गया पीआर इंटरवल। ये दोनों का टोटल होता है, इसी को अपन क्या बोलते हैं? आपका पीआर इंटरवल देखते हैं। क्या बोलते हैं? पीआर इंटरवल बोलते हैं। मतलब पी वेव मतलब कि एट्रियम है, एक तो एट्रियम डिपोलराइज हुआ है, एट्रियम सिस्टोल हो गया, एंड पीआर इंटरवल मतलब कि पीआर सेगमेंट, सॉरी इंटरवल मत लिखो इसको, सेगमेंट लिखो। पीआर सेगमेंट, है ना। पीआर सेगमेंट क्या बताता है? एबी कंडक्शन। तो देखो आप ओवरऑल डीप सोचो, आप ना डीप सोचना कि ये एक्चुअली बताते क्या है। ये बताते हैं कि पहले तो एट्रियल सिस्टोल हुआ है, सिस्टोल होने के बाद में ऐसे नोड इंपल्स सिस्टोल हुए, ऐसे नोड इंपल्स एक्टिवेट हुए, और आपका एट्रियम है वो सिस्टोल हुआ। सिस्टोल होने के बाद जो करंट है वो आपके वेंट्रिकल तक पहुंचा है, ठीक है। तो ये पूरा सिनेरियो होता है ना कि एट्रियम सिस्टोल हुआ और करंट को वेंट्रिकल तक पहुंचा है। ये पूरा प्रोसेस है कि एट्रियम सिस्टोल और करंट वेंट्रिकल तक पहुंच जाता है, उसके बाद में वेंट्रिकल सिस्टोल होना स्टार्ट होगा। तो वेंट्रिकल के सिस्टोल होने से पहले का जितना भी पूरा कार्यक्रम है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं? पीआर इंटरवल बोलते हैं। कि एट्रियम अपनी पूरी एक्टिविटी कर रहा है। एट्रियम का क्या एक्टिविटी है? एट्रियम क्या क्या करता है? एट्रियम को सिस्टोल करेगा, और दूसरा जो अपना कंडक्शन है उसको इंपल्स को वेंट्रिकल तक पहुंचाएगा। तो ये पूरा काम है वो पीआर इंटरवल इनकी जानकारी देता है। अब नॉर्मल ड्यूरेशन कितना होता है? पी वेव का नॉर्मल टाइम क्या होता है? आप बताओ, पी वेव है वो कितना टाइम होता है? 0.10 सेकंड। जबकि पीआर सेगमेंट है वो भी कितना होता है? 0.10 सेकंड।
तो यदि अपन बात करेंगे पी आर इंटरवल का टोटल टाइम क्या है, पी आर इंटरवल का टोटल टाइम क्या है, तो आइडियली 0.20 सेकंड होता है। 0.10 और 0.10 0.20 सेकंड हो गया। लेकिन एक अपन लिखते हैं, एक रेंज में लिखते हैं 0.12 टू 0.20 सेकंड। क्या लिखते हैं इसका ड्यूरेशन, 0.12 टू 0.20 सेकंड इसका ड्यूरेशन लिखते हैं। ओके, अब सुनो आप आगे। यदि आपका ड्यूरेशन 0.12 सेकंड से कम है, यदि ड्यूरेशन 0.12 सेकंड से कम है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, शॉर्ट पी आर इंटरवल। क्या बोलते हैं, शॉर्ट पी आर इंटरवल। और शॉर्ट पी आर इंटरवल का मतलब क्या है, तो एट्रियल सिस्टोल बहुत जल्दी हो रहा है या कंडक्शन बहुत फास्ट हो रहा है। कंडक्शन फास्ट मैंने बताया था कि एक ए बी नोड है, उससे कंडक्शन होता है वो नॉर्मल होता है, लेकिन एक्स्ट्रा ए बी नोड बन जाती है कई बार, जैसा अपन ने बात करता है WPW सिंड्रोम में, वॉल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम था, उसमें बात करा था। तो इन कंडीशन में हमको देखने को मिलता है शॉर्ट पी आर इंटरवल देखने को मिलता है। कैसे टाइम चेक करते हैं वो अपन बाद में देखेंगे, ठीक है, कि ये 0.10 सेकंड है कितना, ये टाइम चेक करते हैं वो बाद में देखेंगे। अभी आप इतना समझो, यदि आपका ड्यूरेशन 0.20 सेकंड से ज्यादा है, यदि ड्यूरेशन 0.20 सेकंड से ज्यादा है, तो उसको बोलते हैं प्रोलॉन्ग्ड, प्रोलॉन्ग्ड क्या बोलेंगे, पीआर इंटरवल, कि पीआर इंटरवल में ज्यादा टाइम लग रहा है, प्रोलॉन्ग्ड पीआर इंटरवल बोलते हैं। मतलब कि कंडक्शन को एट्रियम से वेंट्रिकल आने में ज्यादा टाइम लग रहा है, तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं हार्ट ब्लॉक। क्या बोलते हैं, हार्ट ब्लॉक, ये हार्ट ब्लॉक हो गया है। ओके, तो इस तरह अपन ने पढ़ा कि पीआर इंटरवल को अपन ने पढ़ा, नॉर्मल ड्यूरेशन कितना होता है, कहां से स्टार्ट होता है, पूरे किसकी एक्टिविटी को बताता है, ये बताता है आपको एट्रियम की एक्टिविटी को, एट्रियल की एक्टिविटी होती है उसके बारे में ये आपको जानकारी देता है। ठीक है, ये एट्रियल की एक्टिविटी के बारे में आपको जानकारी देता है। ओके, अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं, पीआर इंटरवल पढ़ लिया आपने, दूसरा इंटरवल अपन पढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं क्यूटी इंटरवल। कौन सा पढ़ेंगे, क्यूटी इंटरवल। क्यूटी इंटरवल, क्यूटी इंटरवल कहां से स्टार्ट हो रहा है, एक ईसीजी अपन नॉर्मल बनाई थी वो देखो आप। क्यू स्टार्ट ऑफ द क्यू वेव, देखो क्यू वेव के एंड पे पीआर खत्म हुआ था, अब क्यू वेव के स्टार्ट से लेके आप टी वेव के एंड पे, एंड ऑफ टी वेव तक, क्यू वेव के स्टार्ट से टी वेव के एंड तक जो इंटरवल होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, क्यूटी इंटरवल। ठीक है, मतलब आप लिख सकते हो स्टार्ट ऑफ क्यू वेव, क्यू वेव से मतलब वेंट्रिकल सिस्टोल के स्टार्ट होने से लेकर एंड ऑफ टी वेव। ठीक है, मतलब कि क्यू वेव के स्टार्ट से लेके टी वेव के एंड तक कौन कौन से पार्ट आ गए इसमें, आप देखोगे यदि अपन देखते हैं तो कौन कौन से पार्ट आ जाते हैं। क्यू वेव आ गया मतलब कि वेंट्रिकल, वेंट्रिकल सिस्टोल या डीपोलराइज बोल दो। उसके बाद में क्या आता है, प्लेटो फेज आ जाएगा, तो टी वेव आएगी, टी वेव का मतलब कि उसके बाद क्या रहेगा आपका वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन, ये अपन कह सकते हैं वेंट्रिकल डायस्टोल। ठीक है, बात करें कौन कौन सी वेव होगी, वेंट्रिकल से डीपोलराइज को कौन बताता है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, प्लेटो फेज को कौन बताता है, क्यूटी सेगमेंट, सॉरी एसटी सेगमेंट। यदि अपन बात करें कि वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन को बताया टी वेव। ठीक है, तो मतलब आप देख लो कि वेंट्रिकल सिस्टोल हुआ, प्लेटो फेज आई, उसके बाद वेंट्रिकल डायस्टोल हो गया, तो मतलब ये ओवरऑल एक्टिविटी किसकी बताता है, ओवरऑल किसके बारे में जानकारी देता है, ओवरऑल वेंट्रिकल एक्टिविटी के बारे में ये जानकारी देता है। किसके बारे में जानकारी देता है, वेंट्रिकल एक्टिविटी के बारे में ओवरऑल ये जानकारी देता है। समझ जाओ किसके बारे में जानकारी देता है, ओवरऑल वेंट्रिकल एक्टिविटी के बारे में ये कंप्लीट जानकारी देता है। समझ में आ गया आपको। अब ड्यूरेशन देख लेते हैं, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में कितना टाइम लगता है, 0.10 सेकंड, क्योंकि टी से स्टार्ट नहीं हो रहा ना, एसटी सेगमेंट में टी से स्टार्ट नहीं हो रहा, टी आ रहा है लेकिन टी से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो अपन ने इसका भी कितना पढ़ा था, 0.10
10 सेकंड। लेकिन टी वेव टी से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि इसमें कितना टाइम लगेगा 0.20 सेकंड। तो आप टोटल ड्यूरेशन काउंट करोगे तो 0.40 सेकंड आ जाएगी टोटल ड्यूरेशन क्यूटी इंटरवल की। तो लिखो टोटल ड्यूरेशन ऑफ क्यूटी इंटरवल कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.40 सेकंड। ठीक है, अब इसका भी एक रेंज चलती है। रेंज क्या है इसकी 0.35 टू 0.45 सेकंड। यदि 0.35 से छोटा है, यदि आपका क्यूटी इंटरवल 0.35 से छोटा है तो उसको बोलते हैं शॉर्ट क्यूटी सेगमेंट सिंड्रोम। और यदि 0.45 सेकंड से बड़ा है तो इसको बोलते हैं लॉन्ग क्यूटी सेगमेंट सिंड्रोम। ये भी आप याद रखना। अब देखो वेंट्रिकल जल्दी से अपना काम कर लेता है तो वो खतरनाक होता है, धीरे से करता है वो भी खतरनाक होता है। तो दोनों कंडीशन खराब, धीरे से कर रहा है तो भी कार्डियक आउटपुट कम होगा कि भाई धीरे धीरे कर रहा है, जल्दी जल्दी कर रहा है इसका मतलब कि उसमें फीलिंग पूरी नहीं हो रही, आधा ब्लड आ रहा है और वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ये दोनों ही खतरनाक होते हैं, दोनों ही सिंड्रोम क्रिएट होते हैं, दोनों में ही आपको कार्डियक आउटपुट कम होता है, खतरनाक होता है। लॉन्ग एसक्यूटीएस या एलक्यूटीएस दोनों खतरनाक होते हैं। लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम और शॉर्ट क्यूटी सिंड्रोम दोनों ही क्या होते हैं, खतरनाक होते हैं। ठीक है, अब एक लास्ट इंटरवल और पढ़ते हैं, मतलब कि क्यूटी किसके बारे में जानकारी दे रहा है, क्यूटी इंटरवल वेंट्रिकल की पूरी एक्टिविटी को बता रहा है। जबकि आपने पहले पीआर पढ़ा था वो किसकी एक्टिविटी को बता, वो बता रहा था पूरा एट्रियम की एक्टिविटी को, है ना। अब इन दोनों का सम आता है, वो तीसरा होता है आर आर इंटरवल। क्या होता है आर आर इंटरवल पढ़ते हैं। आर आर इंटरवल क्या पढ़ा बताता है, समझो इसके बारे में समझो। आर आर इंटरवल बताता है कि एक आर वेव से लेके दूसरे आर वेव तक का जो टाइम होता है ना, वो बताता है आपका आर आर इंटरवल, मतलब कि एक कंप्लीट कार्डियक साइकिल को बताएगा। इसके अंदर सारी एक्टिविटी आ जाएंगी, देखो ना, मतलब कि पूरा कंप्लीट कार्डियक साइकिल अपन काउंट करते हैं ना, तो वेंट्रिकल सिस्टोल जब स्टार्ट होता है से लेके दूसरे वेंट्रिकल सिस्टोल हो जाएगा, उसको एक अपन ईसीजी में कंप्लीट कार्डियक साइकिल बोलते हैं। ठीक है, तो आर आर इंटरवल ही देखे जाते हैं कि आपकी कंप्लीट कार्डियक साइकिल है या नहीं है। ठीक है, तो आर आर इंटरवल क्या होता है, वेंट्रिकल सिस्टोल से नेक्स्ट वेंट्रिकल सिस्टोल तक का जो टाइम होता है उसको क्या बोलते हैं, आर आर इंटरवल बोलते हैं। इसमें कंप्लीट कार्डियक इवेंट आ जाते हैं, कंप्लीट कार्डियक ड्यूरेशन आ जाती है। ठीक है, तो लिखो इंटरवल बिटवीन आर आर वेव। ठीक है, और ये बताता है आपका कंप्लीट कार्डियक साइकिल को बताता है। ये आपको क्या बताता है, कंप्लीट कार्डियक साइकिल के बारे में जानकारी देता है। समझ में आ गया आपको, ये कंप्लीट कार्डियक साइकिल के बारे में जानकारी देता है। इसमें आपके पीआर इंटरवल भी आ जाएगा, क्यूटी इंटरवल भी आ जाएगा, इन दोनों का सम है वो क्या है, पीआर इंटरवल है। इसमें क्या क्या आ जाता है, सबसे पहले आपकी पी वेव आती है, उसके बाद में क्या आता है पीआर सेगमेंट आता है, उसके बाद में क्या आता है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आता है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बाद में क्या आता है एसटी सेगमेंट आता है, एसटी सेगमेंट के बाद में क्या आता है टी वेव आती है, और टी वेव के बाद में क्या आता है टीपी सेगमेंट आता है। ठीक है, सबका ड्यूरेशन यदि आप देखोगे, आप इन सब का ड्यूरेशन चेक करोगे तो भी मैं आपको एक ट्रिक बता दिया था कि जिसके एंड में टी है वो 0.20 सेकंड है, सॉरी स्टार्ट में टी है वो 0.20 सेकंड है, बाकी सब 0.10 सेकंड है। सीक्वेंस लिखोगे तो एंड के दोनों 0.20 है, बाकी सब 0.10 है। ठीक है, 0.10 आएगा, 0.10 आएगा, ये भी 0.10 आएगा, ये भी 0.10 आएगा। इन दोनों के स्टार्टिंग में टी है या एंड के दोनों है तो इनमें क्या आ जाएगा 0.20 आएगा। आप पूरे को कैलकुलेट करोगे तो 0.80 सेकंड आएगा, जो कि एक नॉर्मल होता है कि कंप्लीट कार्डियक साइकिल में 0.8 सेकंड का टाइम लगता है। तो ये अपन ने आर आर इंटरवल को देखा। ओके।
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट फॉर्म में वो लिख लेते हैं, नोट डाल के, एक या दो ही मिलेंगे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत एक्स्ट्रा पॉइंट है ना, समझो। एक आपकी ईसीजी में एक स्ट्रक्चर आती है जे पॉइंट। जे पॉइंट क्या होता है? जे पॉइंट, पहली बात तो ये किसके बारे में जानकारी देता है? ये आपने एक स्ट्रक्चर पढ़ी थी, इनिशियल रिपोलराइजेशन। तो इनिशियल रिपोलराइजेशन को बताता है। कहां पे पाया जाता है ये पाया जाता है एंड ऑफ, देखो वेंट्रिकल सिस्टोल के बाद में तो इनिशियल रिपोलराइजेशन होता है। तो अपन ने पढ़ा था कि जब कोई ऑर्गन डीपोलराइज होता है उसके बाद में आपका इनिशियल रिपोलराइज होता है। तो डीपोलराइज क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो ये एंड ऑफ, ये भी लिख लो, इनिशियल रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल के बाद में पाता है ना, ठीक है। मतलब कहां पाया जाता है? एंड ऑफ एस वेव पे ये पाया जाता है। छोटा सा कई लोगों में दिखता है, कईयों में नहीं दिखता, क्योंकि इसमें कोई इंपल्स जनरेट नहीं होता है, ठीक है। और इसका ऑलमोस्ट 0 मिलीवोल्ट इसका क्या होता है? एम्पलीट्यूड होता है, क्योंकि इसमें भी इतना ज्यादा अल्टर नहीं होता है। क्लियर हुआ? इतना समझ में आ गया? जे पॉइंट आता है, कहां पे पाया जाता है? मैंने पूरा ईसीजी में अपन देखे हैं, कहां गई अपनी ईसीजी, ये तो बिल्कुल यहाँ पे आपके जे पॉइंट पाता है, यहाँ पे आपका जे पॉइंट पाया जाएगा, ठीक है। एक ब्रूगडा सिंड्रोम होता है, ब्रूगाडा सिंड्रोम आता है, उसमें जे पॉइंट अल्टर होता है, थोड़ा राउंड शेप में आ जाता है, ब्रूगडा सिंड्रोम बोलते हैं उसको। तो उसमें जरूर देखने को मिलता है, जब पोटेशियम आपका कम ज्यादा होता है तब देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है, एक को कभी याद करो तो ठीक है, बेजेट फॉर्मूला होता है। क्या होता है? बेजेट्स फॉर्मूला। बेजेट फॉर्मूला या बिजेट फॉर्मूला में क्या होता है कि देखो, जो क्यूटी इंटरवल होता है, जो क्यूटी इंटरवल होता है वो आपको पता है हार्ट रेट के साथ अल्टर होता है। यदि हार्ट रेट तेज है तो क्यूटी इंटरवल कम होगा, हार्ट रेट ज्यादा है तो क्यूटी इंटरवल ज्यादा होगा। तो ये वो ही करेक्ट करा था बिजेट ने कि यदि हार्ट रेट ज्यादा हो रहा है, हार्ट रेट कम हो रहा है, तो उसके हिसाब से क्यूटी इंटरवल कम ज्यादा होता है ना। तो इसमें कैलकुलेट करा था करेक्टेड क्यूटी इंटरवल को बताया था इसने, कि हार्ट रेट के साथ कितना इफेक्ट पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है उसको बताया था, है ना। तो क्यूटीसी करेक्टेड क्यूटी इंटरवल होता है। क्यूटी इंटरवल जो कि नॉर्मल आपका कितना होता है? क्यूटी इंटरवल जो नॉर्मल आपने 0.10 सेकंड लिया था, डिवाइड बाई आर साइकिल का ड्यूरेशन कितना होता है? 0.8 सेकंड होता है, उसका अंडर रूट। यदि आप ये करोगे तो आपके पास करेक्टेड क्यूटी इंटरवल आ जाएगा। आपने बताया क्यूटीसी क्या है? करेक्टेड क्यूटी इंटरवल। करेक्टेड क्यूटी इंटरवल है। क्यूटी कितना होता है? ये होता है आपका क्यूटी इंटरवल तो 0.10 सेकंड होता है, ठीक है। क्यूटी इंटरवल 0.10 सेकंड है। और आर क्या है? आर इंटरवल है। ये क्या है? आर इंटरवल है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? करेक्टेड बिकॉज क्यूटी इंटरवल वेरी विद हार्ट रेट। हार्ट रेट के साथ क्यूटी इंटरवल वेरी करता है। यदि हार्ट रेट ज्यादा है तो क्यूटी इंटरवल कम होगा ना। इसे कहते हैं फीमेल का हार्ट रेट ज्यादा है तो फीमेल का जो क्यूटी इंटरवल होता है फीमेल का, वो कंपेरेटिवली कम होता है क्यूटी इंटरवल मेल के, ठीक है। ये याद रखना, मेल का क्यूटी इंटरवल फीमेल के क्यूटी इंटरवल से, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, उल्टा बोल दिया, ये ऐसे आएगा भाई। फीमेल का जो हार्ट रेट ज्यादा होता है, यदि हार्ट रेट ज्यादा हो गया तो रेस्पिरेटरी इंटरवल तो कम होगा ना। यदि हार्ट रेट ज्यादा है, रेस्पिरेटरी इंटरवल है, तो क्यूटी इंटरवल बढ़ेगा, ठीक है। तो फीमेल का, सॉरी इसको एक बार कंफ्यूज होगा, बाद में मैं कल क्लियर करूंगा। फीमेल का कम होगा क्यूटी इंटरवल और करेक्टेड क्यूटी इंटरवल कम होगा, और मैं आपको कल क्लियर कर दूंगा कंफर्म करके, ठीक है। तो ये होता है बिजेट फॉर्मूला, ठीक है। तो अपन ने आज ईसीजी का सारा एक बेसिस जो कंपटीशन में पूछते हैं उसको अपन ने क्लियर करा, कुछ एडवांस चीजें भी बताई आपको। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे कि कैसे कैसे ईसीजी की ड्यूरेशन कैच की जाती है,
एम्पलीट्यूड कितना है ये कैसे पता लगाते हैं, कैसे पता लगाते हैं कि कितना टाइम लग रहा है, उन सबको कैलकुलेट करना ईसीजी पेपर को अच्छी तरह अपन देखेंगे। ठीक है, उसके नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे कि अपन जो लीड लगाते हैं वो कैसे लगाते हैं, लीडों की कलर कोडिंग आती है, ईसीजी कलर कोडिंग आती है, उनको देखेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। ओके।